होता है। चलो, चैप्टर 5 है। चैप्टर का नाम क्या है? मेंबर्स एंड शेयर होल्डर। इस चैप्टर में मेंबर के बारे में पढ़ेंगे और शेयर होल्डर के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन मेंबर और शेयर होल्डर में डिफरेंस होता है कि नहीं होता है? थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या सारे के सारे मेंबर शेयर होल्डर होते हैं क्या? वेरी, कुछ एक ड्यूरेशन होता है ना। मेंबर मतलब क्या? जिसका रजिस्टर और मेंबर में नाम एंटर है, और अगर वो मेंबर क्या कर रहा है? शेयर को ट्रांसफर कर रहा है, बेच रहा है किसी और को, तो उसने शेयर किसी को दिया है, ट्रांसफर डीड के साथ दिया है, लेकिन मेंबर वो भी है क्योंकि रजिस्टर में नाम लिखा है। लेकिन अब शेयर होल्डर कौन बन गया? वो दूसरा पर्सन, ट्रांसफरी, जिसको ये शेयर होल्ड करने को दिया है। आगे चलकर जब रजिस्टर में नाम चेंज हो जाएगा तो वो शेयर होल्डर भी आगे चल के क्या बन जाएगा? मेंबर ही बन जाएगा। लेकिन यस, देयर इज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन मेंबर एंड शेयर होल्डर। डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो रेगुलेशन सेक्शन 88 से 95 देखेंगे, रूल्स आएंगे और प्लस रूल्स आएंगे किसके? मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। तो हम रूल्स के साथ भी पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेंबर कौन होता है? मेंबर एक सब्सक्राइबर होता है। सब्सक्राइबर का बोलते हैं फर्स्ट टाइम जब हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उस टाइम पे जो सब्सक्राइब करते हैं उन्हें हम बोलते हैं सब्सक्राइबर। तो सब्सक्राइबर मेंबर होता है। चलिए, मेंबर और कौन होता है? जिसका नाम रजिस्टर में होता है। तो मेंबर कौन कौन है? सब्सक्राइबर, जिसने कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे सब्सक्राइब किया वो मेंबर है, और वो भी मेंबर है जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखा है। और ये क्या लिखा है? बेनिफिशियल ओनर। कंपनी अपना खुद का एक रजिस्टर मेंटेन करती है जिसका नाम होता है रजिस्टर ऑफ मेंबर। लेकिन कंपनी अगर पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, अब दिन भर के इतने रूल्स रेगुलेशन, दिन भर के इतने ट्रांसफर हो रहे, तो समझ में नहीं आता है कि भाई कौन मेंबर नहीं। तो कंपनी इतने सारे ट्रांजेक्शन खुद से एंटर कर सकती है क्या? नहीं। वो डिपॉजिटरी के साथ क्या करती है? एक अग्रीमेंट। दो डिपॉजिटरी इंडिया में, एनएसडीएल और सीडीएसएल। डिपॉजिटरी अपना खुद का एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो कंपनी ने पहले अग्रीमेंट किसके साथ किया? डिपॉजिटरीज के। तो सारे शेयर्स उठा के उनको दे दी, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो कंपनी अपने रजिस्टर में किसका नाम रखती है? डिपॉजिटरी का। इसलिए डिपॉजिटरी को हम बोलते हैं रजिस्टर मेंबर। ये अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ा ना अपन ने। फिर डिपॉजिटरी अपने पास एक रिकॉर्ड मेंटेन करता है, हम सारे के सारे शेयर होल्डर का नाम लिखता है, तो उसे एज अ बेनिफिशियल ओनर। वोट करने का राइट किसको? रजिस्टर मेंबर को, बेनिफिशियल ओनर को? बेनिफिशियल ओनर। डिविडेंड किसको मिलेगा? बेनिफिशियल ओनर। तो यहाँ पे उन्होंने यही बोला है कि कंपनीज एक्ट बोलता है मेंबर से मतलब हमारा क्या है? मेंबर से मतलब हमारा वो है जो हमारी कंपनी का सब्सक्राइबर होता है। मेंबर वो होता है जो कंपनी के रजिस्टर में जिसका नाम लिखा रहता है, और मेंबर वो भी है जो डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में एज अ बेनिफिशियल ओनर दिख रहा है। तो कौन कौन है? सब्सक्राइबर, बेनिफिशियल ओनर तो है, तीसरा कौन सा है? कंपनी के रजिस्टर में जिसका नेम एंटर है। क्लियर है? तो ये सिंपल बात है। चलिए नेक्स्ट, इन्होंने कहा अलग अलग टाइप की कंपनी है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और क्या लिखा है? कंपनी अनलिमिटेड। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो कोई टेंशन नहीं है, सारे शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? मेंबर्स ही होते हैं, ठीक है। पहले शेयर होल्ड करते हैं, रजिस्टर का नाम आ जाता है। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो पर्सन हु आर दी लाइबल, किस चीज के लिए लाइबल है? गारंटी देने के लिए। कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा रहता है ना कि यस हम लाइबल है, कंपनी अगर वाइंड अप हो जाएगी तो हम इतने अमाउंट तक की क्या दे रहे हैं? गारंटी दे रहे। तो जो एक तरीके से गारंटी दे रहा है गारंटर, वो गारंटर क्या हो गया? कंपनी का मेंबर हो गया। तो कंपनी अगर लिमिटेड बाय गारंटी है तो उसमें जो गारंटर है वो कंपनी का क्या है? मेंबर है। चलिए, कंपनी क्या है? अनलिमिटेड। तो वो पर्सन जो लाइबल है कि अगर कंपनी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, कल को कंपनी को कभी भी कुछ भी जरूरत पड़ेगी तो मैं हमेशा तैयार हूं अपनी कंपनी की जो लाइबिलिटी है उसे मैं अपनी लाइबिलिटी मानूंगा और मैं पे ऑफ करूंगा। तो वो सारे के सारे पर्सन क्या हो जाएंगे? कंपनी के मेंबर। तो इन्होंने बोल रखा है कि मेंबरशिप की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, मेंबर की बात करूं, तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में सारे शेयर होल्डर क्या हो जाते हैं? मेंबर हो जाते हैं। लेकिन बाय गारंटी अनलिमिटेड में हैविंग शेयर कैपिटल भी होता है और नॉट हैविंग, ठीक है। हैविंग हो चाहे नॉट हैविंग हो, मेंबर तो होगा ही। हम कह रहे शेयर कैपिटल नहीं है मतलब शेयर होल्डर नहीं है, लेकिन मेंबर तो होगा ना, और अगर शेयर होल्डर है तो मेंबर भी होगा। क्लैरिटी है? तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर समझ में आया, सारे शेयर होल्डर क्या हो जाएंगे? मेंबर। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जो गारंटर है वही क्या है? मेंबर है।
ठीक है, अनलिमिटेड में जो पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, लाइबिलिटी ले रहा है, वही सारे के सारे लाइबिलिटी लेने वाले क्या कहलाएंगे, मेंबर। दैट्स इट। चलिए बढ़ेंगे आगे। इन्होंने कहा कुछ एसेंशियल एलिमेंट है कंपनी की मेंबरशिप में कुछ होना चाहिए। सबसे पहली बात क्या होना चाहिए, अग्रीमेंट। अग्रीमेंट के साथ साथ नाम कहाँ एंटर होना चाहिए, कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में। इन्होंने कहा ये दो इंपॉर्टेंट बात है, तब जाके आप कंपनी के मेंबर बनते हो। सबसे पहले क्या, अग्रीमेंट। याद करो, अगर कंपनी का आप सब्सक्राइबर बन रहे हो तो अग्रीमेंट कर रहे हो ना, रजिस्टर में आपका नेम एंटर हो रहा है, शेयर सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, अग्रीमेंट कर रहे हो ना, बेनिफिशियल ओनर बन रहे हो तो अग्रीमेंट कर रहे हो ना। तो इन शॉर्ट इन्होंने कहा पहले तो एक आपका अग्रीमेंट होता है, अग्रीमेंट जैसे ही हो जाएगा तब आपका नेम क्या हो जाएगा, रजिस्टर में एंटर। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें, तब जाके आप किसी कंपनी के मेंबर बनते हो। क्लियर है, जनरल बात है। चलिए एक केस के थ्रू उन्होंने बताया, मोमेंट द शेयर वर अलॉटेड, क्या दे रखा है, शेयर अलॉट करके रखा है, शेयर सर्टिफिकेट क्या कर दिया है, साइन कर दिया, एंड द नेम एंटर किस में कर दिया है, रजिस्टर ऑफ मेंबर। तो जो अलॉटी है वो ऑटोमेटिक क्या बन गया बच्चा, शेयर होल्डर। शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है, शेयर सर्टिफिकेट में साइन किसके होते हैं, सीएस के भी होते हैं, अगर सीएस ने तो कोई भी ऑथराइज पर्सन साइन करेगा। ठीक है, शेयर सर्टिफिकेट साइन कर दिया और रजिस्टर में नेम की एंट्री कर दी, तब जाके हम शेयर आपको हाथ में देते हैं। तो पहले रजिस्टर में नेम की एंट्री कर देंगे, किसके नाम का है, होता क्या है, सबसे पहले एप्लीकेशन, देन अलॉटमेंट, देन फर्स्ट कॉल, देन फाइनल कॉल। एप्लीकेशन का आपने ऑफर दिया, ठीक है, एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर दी, तो हम ये किसमें बताते हैं, थ्रू अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट में डिसाइड हो गया ना, क्या अलॉटमेंट में डिसाइड हो गया कि आप कंपनी के अब क्या बनने जा रहे हो, मेंबर बनने जा रहे हो। हमें आपको क्या देना है, शेयर सर्टिफिकेट इशू करना है। कितने टाइम पे शेयर सर्टिफिकेट देना चाहिए, 2 महीने। ठीक है, तो 2 महीने के अंदर आपको शेयर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो कंपनी क्या करेगी, शेयर सर्टिफिकेट प्रिंट करेगी, प्रिंट करने के बाद उसमें साइन करेगा जो भी ऑथराइज पर्सन है। साइन करने के बाद अपने रजिस्टर में लिखेगा ना कि इन बंदों को हम क्या कर रहे हैं, शेयर अलॉट कर रहे हैं। तो आप मेंबर बन गए हो, मेंबर पहले ही बन गए क्योंकि रजिस्टर में आपका नाम एंटर हो गया है। अब हम आपको सेंड कर रहे हैं, पहुंचने में टाइम लगेगा, तो आप शेयर होल्डर भी हो, आप मेंबर भी हो। तो यहाँ पे यही लिख रहा है, रीड करो फटाफट। इररिस्पेक्टिव, फर्क नहीं पड़ता अलॉटी को वो शेयर रिसीव हो चाहे ना हो। हमने तो शेयर सर्टिफिकेट सेंड कर दिया रजिस्टर में एंट्री करके, तो आप हमारे लिए क्या बन चुके, मेंबर बन चुके हो। ठीक है, अब शेयर होल्ड नहीं किया आपने, क्यों, क्योंकि आप तक अभी पहुंचा नहीं है। कभी कभार नहीं भी पहुंचता ना, एड्रेस गलत है या कंपनी की तरफ से गलती है या आपकी तरफ से गलती है, कुछ भी गलतियां हो सकती है, तो फर्क नहीं पड़ता है, अभी आप कंपनी के मेंबर तो बन चुके हो। क्लियर है, तो ऐसे केस स्टडीज फॉर्म में भी आ सकता है। चलिए यहाँ पे उन्होंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग मेंबरशिप बताया। अगर आप किसी के मेंबर हो तो आपके साथ अग्रीमेंट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अब कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तो कंपिटेंट, कौन पर्सन कंपिटेंट होता है, पहला क्या होना चाहिए, मेजर होना चाहिए। फिर क्या लिखा है, साउंड, मतलब मेंटली ठीक होना चाहिए, बस इसे टेक्निकली साउंड माइंड बोलते हैं। क्या लिखा है, नॉट डिस्क्वालिफाइड। अगर आप किसी भी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करने की एलिजिबिलिटी होती है। पहला क्या, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए और आप इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, तब जाकर आप कंपिटेंट हो जाते हो। तो अब कोई भी मेंबर बनता है कंपनी का तो दैट मीन्स वो क्या होना चाहिए, कंपिटेंट होना चाहिए। मतलब क्या, साउंड होना चाहिए, मेजर होना चाहिए और डिस्क्वालिफाइड नहीं। दैट मीन्स इंसॉल्वेंट होना नहीं चाहिए, माइनर होना नहीं चाहिए, अनसाउंड माइंड होना नहीं चाहिए। तो तभी तो वो क्या बन पाएगा, कंपनी का मेंबर। ठीक, चलिए इन्होंने कहा अलग अलग तरीके हैं कंपनी के मेंबर बनने के, अलग अलग तरीके। पहला तरीका क्या लिखा है, सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम। क्या बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है क्या, नहीं। कंपनी के साथ आप अग्रीमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, अग्रीमेंट क्या मतलब, कंपनी आईपीओ लेके आई, इशू लेकर आई है, आपने क्या किया, इशू लेके ऑफर दिया, एप्लीकेशन, फिर हमने अलॉट किया, तो अलॉटमेंट के थ्रू मेंबर बन सकते हो। ट्रांसफर कर कर मैंने आपको बेचा तो आप बन सकते हो थ्रू ट्रांसफर, या फिर ट्रांसमिशन, या फिर क्या लिखा है, स्टॉपल। ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। बाकी अलॉटमेंट, ट्रांसफर, ट्रांसमिशन डिटेल में पढ़ चुके हैं। इससे पहले वाला जो चैप्टर था 4th चैप्टर, डिटेल में इसी की बात कर रहा था। चलिए, बेनिफिशियल ओनर इन दी डिपॉजिटरी रिकॉर्ड, ये भी समझ में आ गया है कि कंपनी अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स लेके आ रही है, लिस्टेड कंपनी है, तो ऑब्वियसली वो डिपॉजिटरी के साथ अग्रीमेंट करती है। बेनिफिशियल ओनर भी क्या कहलाता है, हमारे कंपनी का मेंबर। फिर क्या लिखा है, नेम एंटर हो जाता है रजिस्टर में, ये भी एक तरीका है आपका मेंबर बनने का। तो मेंबर बनने के अलग अलग तरीके। पहला तरीका क्या है, एज अ सब्सक्राइबर मेंबर बनते हो, या फिर आप क्या करते हो, अग्रीमेंट। अग्रीमेंट करने के अलग अलग तरीके, ठीक है, या फिर एज अ बेनिफिशियल ओनर, या फिर आपका नाम एंटर हो गया किसमें, रजिस्टर ऑफ मेंबर। दैट्स इट। हाँ,
लेकिन क्या वो बनेगा? वो बस रजिस्टर्ड ओनर होता है जिसके पास कोई राइट्स नहीं है। रजिस्टर्ड ओनर है, क्या वो डिविडेंड लेगा? क्या नहीं। अगर आपसे हम पूछेंगे कि जो डिपॉजिटरी है जिसका नाम रजिस्टर्ड में एंटर है, क्या वो कंपनी का मालिक है? नहीं। हम क्या बोलेंगे? ओनर के आगे क्या लिखा हमने? रजिस्टर्ड। बस फॉर्मेलिटी के लिए वो ओनर है। एक्चुअल ओनर है क्या? नहीं। एक्चुअल ओनर कौन है? हमारा बेनिफिशियल ओनर। तो आपको ये क्लैरिफिकेशन देना होगा। अक्सर एग्जाम में ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई रजिस्टर्ड ओनर तो हमारा कौन होता है? डिपॉजिटरी होता है। अब आप बताइए कैसे एज अ मेंबर कंसीडर करोगे? तो आपको सीधा आंसर बोलना नो, इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी जिसके लिए हम उसका नाम यूज कर रहे हैं। अदरवाइज रियल ओनर कौन है? हमारा बेनिफिशियल ओनर। क्योंकि वोटिंग की बात आएगी तो यही करेगा, डिविडेंड की बात आएगी यही करेगा। कुछ भी इंटरेस्ट हिट होता है, आवाज उठानी है, किसी के अगेंस्ट जाना है, ट्रिब्यूनल के पास शिकायत करनी है, तो इन सब के लिए कौन खड़ा है? बेनिफिशियल ओनर। ये तो बस फॉर्मेलिटी है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट्स इट। पूरा एक्सप्लेन करोगे, ठीक? चलिए, अब आपकी बुक ने सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम में घिसी पिटी बातें दे रखी है, आप खुद रीड करेंगे। राइटिंग फॉर्म में उन्होंने बोला एप्लीकेशन अलॉटमेंट, आप खुद रीड करेंगे। ट्रांसफर करके मेंबर बन सकता है, खुद रीड करेंगे। ट्रांसमिशन करके खुद रीड करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें रिपीट है जो हम 4 चैप्टर में पढ़ चुके हैं। मैं जो आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाली दैट वाज स्टॉपल। चलिए, यही बता दिया था मैंने, स्टॉपल समझेंगे। स्टॉपल वर्ड का मतलब क्या होता है ये बताओ, वर्ड का मीनिंग आप? हाँ, वेरी गुड। किसी को डिनाई नहीं कर सकते, हम डिनाई नहीं कर सकते, समझना। मैं कंपनी हूं तो तुम लोग सब कंपनी के क्या हो? शेयर होल्डर, ठीक है? मैं कंपनी में कह रही थी कि यार मैं तुमको भी शेयर होल्डर मान रही हूँ, ठीक है? एज अ मेंबर मैं तुम्हारा रजिस्टर में नाम लिख रही हूँ और तुमने मना भी नहीं किया। मैं कह रही थी कि स्नेहा तुमने कंपनी के शेयर्स ले चुके हैं, चलो मैं तुम्हारा नाम लिख रही हूँ। जिया तुमने ले चुका है, राशि तुमने ले चुका है, मानसी, शांति, तुम लोगों ने हाँ हाँ बोला कि यस दीदी मैं ले रही हूँ, ठीक है? राशि ने हाँ बोला, जिया ने हाँ बोला, स्नेहा ने हाँ बोला, लेकिन हाँ मानसी ने कुछ नहीं बोला। मानसी क्या? साइलेंट है, शांत है। जब मैं नाम लिख रही हूँ वो चुपचाप है। चाहे तो ना बोल सकती थी, क्या उसने ना बोला? क्या नहीं। हाँ भी नहीं बोला जब मैं नेम एंटर कर रही थी। तो बाय स्टॉपल ये भी क्या हो जाएगी? कंपनी का मेंबर। और अगर इसका नाम मैंने एंटर कर दिया है और अगर मैं कंपनी के बिहाफ में इससे पैसे मांगती हूँ तो इसकी लाइबिलिटी होगी पैसे देने की, क्योंकि चाहे तो वो ना कर सकती थी। अब जब मैंने पैसे मांगे तब मानसी बोली दीदी मैंने थोड़ी ना हाँ बोला था। याद करो जब आपने पूछा तो मैंने तो हाँ नहीं बोला था, तो फिर मैं क्या कहूंगी? तुमने ना भी तो नहीं बोला था, ना भी बोल सकते थे। तो अब बाय स्टॉपल कंपनी का क्या बन जाएगा? मेंबर बन जाएगा। चलिए, पर्सन इज डीम्ड टू बी अ मेंबर, जैसे कि मैंने मानसी का एग्जांपल दिया। मेंबर को क्या मान लिया जाएगा? डीम्ड मेंबर मान लिया जाएगा ऑफ अ कंपनी इफ ही अलाउ हिज नेम। वो अपना नाम खुद अलाउ कर रही है विदाउट सफिशिएंट कॉज, उसके पास कोई रीजन नहीं है ना बोलने का, उसने ना बोला ही नहीं। टू बी ऑन दी रजिस्टर ऑफ मेंबर, तो ही इज स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग हिज मेंबरशिप। अगर कल को ये कहते कि नहीं नहीं मैं मेंबर नहीं हूं और ना ही मैं लाइबल हूं, वो क्यों मना करेगी? ऑफ कोर्स इससे लाइबिलिटी मांगी जा रही होगी तभी मना करेगी, अदरवाइज फ्री में अगर मेंबरशिप मिल रही तो मिल रही है भाई। अभी तक तो वो शांति थी। किस दिन उसने आवाज उठाई? जिस दिन उससे पैसे मांगे गए। तो उस दिन अगर वो डिनाई करती है तो इसे स्टॉप किया जाएगा किस चीज से? बाय डिनाइंग हिज मेंबरशिप। क्लैरिटी है? बाकी सारी चीजें घिसी पिटी इसलिए आपके लिए छोड़ दिया। चलिए, नेक्स्ट हेडिंग क्या है? होल्डिंग ऑफ शेयर, बेनिफिशियल ओनर, रिकॉर्ड ऑफ द डिपॉजिट। तो चिल्ड्रन बात लेके आओ, इंपॉर्टेंट। किसमें डिफरेंस बिटवीन मेंबर और शेयर होल्डर? मेंबर की डेफिनेशन जगह जगह देखते हैं। अभी स्टार्टिंग में जब चैप्टर स्टार्ट किया तो हमने डेफिनेशन देखी कि मेंबर कौन होता है? कंपनी का सब्सक्राइबर होता है, बेनिफिशियल ओनर और जिसका नाम रजिस्टर में वो मेंबर होता है, दैट्स इट, ठीक है? शेयर होल्डर में ऐसे कोई डेफिनेशन दी नहीं है, लेकिन जनरली हम क्या समझते हैं? जिसके पास शेयर सर्टिफिकेट जिसने होल्ड करके रखा है। अगर शेयर सर्टिफिकेट मैंने होल्ड करके रखा है तो मैं हो गई। अभी और डिटेल में पढ़ेंगे तो एक ब्लैंक होता है, एक शेयर सर्टिफिकेट होता है जो कि ब्लैंक होता है, ब्लैंक भी होता है, मतलब नाम नहीं लिखा। अगर नाम नहीं लिखा तो मतलब जिसके हाथ में है वो क्या हो गया? शेयर होल्डर होता है। तो ऐसे भी सर्टिफिकेट होते हैं, ब्लैंक ट्रांसफर होता है, ठीक है? ब्लैंक जैसे चेक होता है वैसे जिसके हाथ पे वो है इसका मालिक भाई, ठीक है? नाम नहीं लिखा, जानबूझ के नाम नहीं लिखते क्योंकि हम फॉर्मेलिटी से बचना चाहते हैं कि भाई नाम लिखेंगे फिर उसी के नाम पे होगा, है ना, पूरा ट्रांसफर करने का, डीड बनाओ वगैरह वगैरह, तो भैया हमने ब्लैंक रखा है। तो ऐसा भी होता है। तो शेयर होल्डर उसमें हो जाएगा, क्या वो मेंबर होगा? क्या नहीं, ठीक है? तो शेयर होल्डर की कोई भी डेफिनेशन डिफाइन नहीं है। हम जनरली समझते हैं जिसके पास शेयर सर्टिफिकेट है, जिसने होल्ड करके रखा है, दैट्स इट।
लेकिन मेंबर की डेफिनेशन लीगली दे रखी है, सब्सक्राइबर, बेनिफिशियरी और रजिस्टर जिसका नाम है। ठीक, नेक्स्ट, शेल्डर बिकम अ मेंबर, शेल्डर मेंबर बन जाएगा। अभी बोला ना, नाम रजिस्टर में एंटर करना है। ट्रांसफरर, ट्रांसफरी को बेच रहा है, अभी मेरा नाम लिखा है, मैंने ट्रांसफरी को दिया, ट्रांसफरी अभी क्या बन गया है, शेयर होल्डर। मेंबर बना क्या, नहीं। मेंबर कब बनेगा, रजिस्टर में एंट्री हो जाएगी। तो शेयर होल्डर बिकम अ मेंबर, हिज नेम इन एंटर रजिस्टर ऑफ मेंबर और एज अ सब्सक्राइबर भी। ठीक, चलिए, ओनरशिप ऑफ द शेयर, शेयर होल्डर कौन होता है, जिसके पास क्या होती है, शेयर की ओनरशिप होता है, होल्ड करके रखता है। इन्होंने एग्जाम्पल देके बताया, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, क्या उसमें शेयर होल्डर होगा, क्या नहीं होगा। चलिए दो एग्जाम्पल, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। हैविंग और नॉट हैविंग में समझते हैं, अगर हैविंग है तो यही शेयर होल्डर, यही मेंबर है, नॉट हैविंग है तो मेंबर होते हैं, शेयर होल्डर नहीं होते, क्योंकि शेयर्स ही नहीं है। एज अ मेंबर रजिस्टर में नाम तो होगा, नहीं तो कंपनी किस बात की कंपनी है। कंपनी अगर पब्लिक है, पब्लिक में मिनिमम कितने चाहिए, 7 तो चाहिए। फॉर्मेलिटी के लिए मेंबर तो होंगे ही, भले ही उनके पास शेयर्स ना हो। एज अ मेंबर वो लाइबिलिटी ले लेते ना, भैया कंपनी जब वाइंड अप होगी तो हम इतने अमाउंट की गारंटी दे रहे हैं, तो वो एज अ मेंबर इतने अमाउंट की गारंटी देते, भले उनके पास कोई भी शेयर नहीं है। क्लियर है, चले। पर्सन हु साइन द मेमोरेंडम, वो कौन होते हैं, सब्सक्राइबर होते हैं। वही सब्सक्राइबर क्या होते हैं, मेमोरेंडम में, सॉरी मेमोरेंडम में साइन करते तो वो मेंबर होते हैं। साइनिंग द मेमोरेंडम में बिकम द शेयर होल्डर ओनली व्हेन द शेयर्स आर अलॉटेड। इन्होंने कहा ये नेक्स्ट प्रोसेस है, पहले आप साइन करेंगे फिर क्या होता है, शेयर्स मिलेंगे। मतलब पहले आप क्या बन गए हो, मेंबर बन गए हो, साइन करते हैं आप सब्सक्राइबर एज ए मेंबर बन चुके हो, फिर आपको शेयर्स दिए जाएंगे, फिर आप शेयर होल्डर भी बनोगे। क्लियर है, चलिए क्या लिखा है, बेरर ऑफ द शेयर वारंट। शेयर वारंट भी एक कॉन्सेप्ट है, शेयर वारंट भी एक कॉन्सेप्ट है। इन्होंने कहा शेयर वारंट जिसके पास है, मतलब होल्ड करके रखा है, शेयर वारंट लाइक का शेयर्स, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी की डेफिनेशन बहुत बड़ी है, सिक्योरिटी की डेफिनेशन में एक और डॉक्यूमेंट आता है, दैट वाज शेयर वारंट। ये भी आगे हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शेयर वारंट जिसके पास है वो क्या हो गया, शेयर होल्डर। वो क्या हो गया, शेयर होल्डर। इन्होंने क्या बोल दिया, बेरर ऑफ शेयर वारंट इज नॉट अ मेंबर। अब शेयर वारंट मेरे पास है, ये वारंट मैंने तुमको दे दिया, फिर तुमको दे दिया, फिर तुमको दे दिया, जैसे कि ब्लैंक शेयर अभी ट्रांसफर में करी थी। ठीक है, तो जिसके पास है वो होल्डर है, लेकिन एज अ मेंबर उसका नाम रिकॉर्ड में है क्या, नहीं। शेयर वारंट अभी आपने होल्ड करके रखा है, इसे आगे चल के आप इक्विटी में कन्वर्ट करवोगे। इक्विटी में जब वो कन्वर्ट होगा तो रजिस्टर में आपका मेंबर एज अ नाम लिखा जाएगा। तो जब तक आपने बस होल्ड करके रखा है, होल्ड करके रखा है, तब तक आप क्या हो, शेयर होल्डर हो, मेंबर नहीं। क्लियर है, तो चलो शेयर वारंट एक डिटेल में कॉन्सेप्ट अलग से। अभी मान के चलो ये एक सिक्योरिटी होती है, एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जिससे कंपनी कैपिटल रेज करती है, अलग अलग तरीके, जैसे शेयर्स में इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, बॉन्ड्स ऐसे आते हैं ना, ऐसे एक और शेयर वारंट होता है। ठीक, चल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हेडिंग क्या लिखा है, कौन कौन मेंबर बन सकता है, कंपनी मेंबर बन सकती है, एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद सकती है, सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडी कंपनी और होल्डिंग कंपनी के साथ एक कॉन्सेप्ट है, क्या सब्सिडी कंपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है, जनरल रूल नहीं, एक्सेप्शन है, डिटेल में पढ़ेंगे, अभी रुक जाओ। ठीक है, तो अभी मैंने जनरल रूल। पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म की क्या अलग से सेपरेट आइडेंटिटी होती है, होती है क्या, नहीं होती। अगर सेपरेट से कोई आइडेंटिटी नहीं है तो एज आ वो कंपनी में मेंबर बन सकती है, जनरल रूल नहीं। एक एक्सेप्शन पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, सेक्शन 8 कंपनी में बन सकती है। ठीक है, सेक्शन 8 कंपनी समाज सेवा कर रहा है, उसने क्या बोला, भाई जहां से जैसे भी पैसे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें तो पैसे मिले समाज में जितना अच्छा लगे पैसा। एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर, सेपरेट आइडेंटिटी होती है तो वो भी ऐसा मेंबर कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है। सेक्शन 8 कंपनी कर सकती है, हाँ, एक कंपनी दूसरी कंपनी में पैसा लगा रही है, माइनर कर सकता है, जनरल रूल नहीं, एक्सेप्शन थ्रू गार्जियन, उसके पेरेंट्स के थ्रू वो ये काम कर सकता है। सोसाइटी, कॉर्पोरेट सोसाइटी कर सकती है, हाँ, क्योंकि वो अपने खुद के कॉर्पोरेट सोसाइटी एक्ट में क्या होती है, रजिस्टर्ड होती है, तो सेपरेट आइडेंटिटी नहीं होती, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन होता है इसलिए अलाउड है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में ऑप्शन होता है, रजिस्ट्रेशन हो भी सकता है और नहीं भी। तो उन्होंने कहा भाई यहाँ जहाँ ऑप्शन आ गया वहाँ टेंशन वाली बात आ गई, किसको ढूंढेंगे, कौन है मेंबर, झगड़ा होता रहेगा, इसलिए पार्टनरशिप फर्म को मना कर दिया, लेकिन फिर भी सेक्शन 8 में अलाउ किया। तो चलिए थोड़ी सी और डिटेल में पढ़ते।
तब भी उन्होंने उनको मना करके रखा है। उन्होंने कहा है, बता रही मैं अंटिल रजिस्टर्ड, रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी किस में अलाउ कर रखा? ओनली सेक्शन 8, बाकी किसी में अलाउड ही नहीं है। मतलब सेक्शन 8 में भी आओगे तो रजिस्ट्रेशन कर कर आओगे। क्लियर है? आओ डिटेल में पढ़ेंगे। आ जाइए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्या एक कंपनी एज अ मेंबर दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है? आंसर है यस। क्यों? क्योंकि वो एक लीगल पर्सन है। अगर वो लीगल पर्सन है तो ऑफ कोर्स पैसा लगा सकती है। इंपॉर्टेंट, कंपनी कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ इटसेल्फ। समझना, आईटेक्स कंपनी मान लो एक पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी में टोटल कितने होने चाहिए सब्सक्राइबर? 7 होने चाहिए, 7 मेंबर होने चाहिए। ठीक है, हमने कहा 6 लोग तो मिल गए, 7वां इंसान नहीं मिल रहा हमें। एक काम करते हैं, एक कंपनी दूसरी कंपनी में तो कर सकते हैं, हमने अपनी कंपनी में आईटेक्स का कोई एक मेंबर बना दिया। बना सकते हैं क्या? नहीं। एज अ कंपनी वो दूसरी कंपनी में लगा सकती है, लेकिन अपनी ही खुद की कंपनी में लगा सकती है क्या? नहीं। तो वो अपनी ही कंपनी में मेंबर नहीं बनेगी। घुमा घुमा के केस स्टडीज फॉर्म में आपसे पूछ लिया जाएगा, याद रहेगा। क्या एक कंपनी अपनी ही कंपनी में एज अ मेंबर दिख सकती है? नहीं। दूसरी कंपनी में एज अ मेंबर इन्वेस्टमेंट दिखा सकती है। ठीक है, अपनी कंपनी में क्या इन्वेस्टमेंट वो दिखाएगी। ठीक, चलिए सेक्शन नंबर 19 याद रखना है। सेक्शन नंबर 19 याद रखना है। जनरल रूल, जनरल रूल क्या है? सब्सिडी कंपनी कभी भी होल्डिंग कंपनी में पैसे नहीं लगा सकती, मेंबर नहीं होगी। पहले तो मुझे बताओ ये सब्सिडी कंपनी कौन सी कंपनी होती है? मैं एक सब्सिडी कंपनी हूं। क्यों हूं? क्योंकि होल्डिंग कंपनी ने, होल्डिंग कंपनी का नाम ही क्यों होल्डिंग पड़ा है? क्योंकि उसने मेरी कंपनी में होल्ड करके रखा है। क्या होल्ड करके रखा है? 51% की वोटिंग पावर। और एक और ऑप्शन था, उसने मेरी कंपनी में शेयर होल्ड नहीं कर रखा है, लेकिन जो कंपनी का कंपोजिशन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, उनकी बहुत चलती है। मेरी कंपनी में कौन अपॉइंट होंगे? मेजोरिटी के डायरेक्टर वही अपॉइंट करती है, तो होल्डिंग कंपनी वो बन जाती है। और मैं सब्सिडी, तो सब्सिडी कंपनी में कब कब बनूंगी? जब मेरे पे 51% की वोटिंग पावर होगी। और क्या होगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन होल्डिंग कंपनी डिसाइड करेगी। डेफिनेशन हमने डिटेल में पढ़ी है, 2 पॉइंट्स। ठीक है, चलिए अब खुद सोचो, वो होल्ड करती है, मेरे कितने परसेंट शेयर होल्ड कर रही है? 51%। तो वो एक तरह से बड़ी हो गई, मैं छोटी हो गई। क्या मैं रिवर्स उस कंपनी के शेयर होल्ड कर सकती हूँ? जनरल रूल नहीं, जनरल रूल नहीं, एक्सेप्शन। कहां पढ़ा है? मैंने तो नहीं पढ़ा है। केस के थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव किसका? डिजीज मेंबर। डिजीज मेंबर बोले तो जो मर गया। वेरी गुड, चलिए कॉन्सेप्ट समझो। होल्डिंग कंपनी है, एच लिमिटेड है। होल्डिंग कंपनी क्या है? एच लिमिटेड। बढ़ू आगे। एच लिमिटेड एक कंपनी है, होल्डिंग कंपनी। ठीक, उसमें एक शेयर होल्डर था। शेयर होल्डर का नाम क्या है? तेजा। तेजा एक शेयर होल्डर था, किसमें? एच लिमिटेड में, होल्डिंग कंपनी में, जिसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। अब मुझे ये बताओ, हम तो अपना नॉमिनी है, हम तो अपना लीगल रिप्रेजेंटेटिव किसी को भी बना सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी है, मेरी कोई प्रॉपर्टी है, मैंने साफ साफ बोल दिया मेरी डेथ के बाद मेरी जो प्रॉपर्टी है वो एक इंसान को मिलेगी। मैं क्या किसी इंसान को दे सकती हूँ? जरूरी थोड़ी ना मैं किसी लीगल हायर को ही दूं। मैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दूं, जरूरी थोड़ी ना है। मेरी प्रॉपर्टी में मेरा हक है। मैं दान में भी दे सकती हूँ, मालूम है ना। अपने बच्चों को भी दे सकती हूँ, दान में भी दे सकती हूँ। ठीक, तो दान में दे रही हूँ, मैं ट्रस्ट में दे रही हूँ, ट्रस्टी दे रही हूँ, या फिर मैं क्या दे रही हूँ बच्चा? किसी कंपनी को दे रही हूँ। मेरी मर्जी, मैं किसी को भी दे सकती हूँ। तो जो ये तेजा था, शेयर होल्डर था, उसने साफ साफ बोल दिया कि भैया मेरे जो शेयर्स हैं ये किसको मिलेंगे? एक कंपनी को। जैसे किसी एक इंसान को मैं अपनी प्रॉपर्टी दे सकती हूँ, ऐसे मैं किसी कंपनी को भी दे सकती हूँ। कंपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी है। क्या कंपनी के नाम पे कोई प्रॉपर्टी हो सकती है? हाँ। तो क्या ये प्रॉपर्टी है? शेयर्स क्या है? प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो मैं ये अपना तेजा मूवेबल प्रॉपर्टी किसी को भी दे सकता है। तो उसने सही समझा कि मैं किसी कंपनी को दे दूं, और वो कंपनी क्या थी? एस लिमिटेड। कोई भी कंपनी हो सकती है। मतलब उसने होल्डिंग कंपनी की सब्सिडी कंपनी को क्या बना दिया? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। बना सकते हैं क्या? हाँ। तेजा अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी दे सकता है। अब उसने ये प्रॉपर्टी एक एबीसीडी को दे दी। वो एबीसीडी क्या थी? उसी की होल्डिंग कंपनी की सब्सिडी दी। अलाउड है? हाँ बेटा अलाउड है। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। लेकिन ये
वोटिंग पावर नहीं मिलेगी। ये थोड़ी सी डिटेलिंग है। नेक्स्ट केस, सब्सिडी कंपनी होल्ड शेयर्स एज अ ट्रस्ट। सेम होल्डिंग कंपनी थी, होल्डिंग कंपनी में वही तेजा क्या था, शेयर होल्डर था, ठीक है। उसने कहा मेरे जो शेयर्स है किसके पास जाएंगे, माइनर के पास जाएंगे, उसके बेटे के पास जाएंगे। उसके बेटे का नाम क्या था, बाला। बेटे को दिया जाएगा बाला, ठीक है। लेकिन वो बेटा क्या था, माइनर। क्या माइनर को दे सकते हम, लीगल रिप्रेजेंटेटिव दे सकते माइनर को? जनरल रूल तो क्या है बेटा, नहीं दे सकते, लेकिन दे सकते। एक्सेप्शन क्या था, विद गार्जियन होना चाहिए। अब भाई कोई गार्जियन नहीं है, अब क्या करें, इकलौता डैडी थे, डैडी की डेथ हो गई, अब वो किसको देंगे? तो इन्होंने क्या कर दिया, एक ट्रस्टी बनाया। ट्रस्टी क्या होता है, जो उस प्रॉपर्टी को संभाल कर रखेगा। ओनर नहीं है, ओनर तो कौन है, बेनिफिशियल ओनर। ट्रस्ट समझते। हुआ क्या, इस तेजा ने बोल दिया कि सुन एस लिमिटेड कंपनी, मैं तुझे अभी ट्रस्टी बना रहा हूं, इस प्रॉपर्टी को, जो प्रॉपर्टी कौन सी है, मेरे शेयर्स, इसको संभाल के रखना। ये शेयर संभाल के रखना, जब मेरा लड़का माइनर से क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा, तब इसे ट्रांसफर कर देना। लेकिन अभी रिकॉर्ड में क्या दिख रहा होगा, एज अ ट्रस्टी एस लिमिटेड दिख रहा है। अब ये कोइंसिडेंस है, जिस कंपनी को उसने बनाया वो कंपनी क्या थी, एच लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी थी। वो तो एक नॉर्मल कंपनी को दे रहा है, एक नॉर्मल कंपनी को अलाउड है, इसलिए एक्सेप्शंस में उन्होंने अलाउ कर रखा है। 2 पॉइंट समझ में आए। पहला पॉइंट क्या बोलता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिजीज में दे सकते हैं, और क्या बोल रखा है, एज अ ट्रस्टी आप दे सकते हो। तो ट्रस्टी कब आएगा, जब माइनर ही आएगा ना, ऑब्वियसली। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्या बोलता है, विद द सब्सिडी कंपनी इज अ शेयर होल्डर इवन इट बिकम सब्सिडी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। मैं एबीसीडी कंपनी के शेयर होल्ड करके रखा है मैंने, ठीक है। कितने, 10%। कितने होल्ड करके रखे मैंने, 10%। समझना, आज कौन सा मंथ चल रहा है, जुलाई में मैंने 10% शेयर होल्ड करके रखा है, किस कंपनी के, एबीसी कंपनी के। अगस्त सितंबर में आगे चलकर ये एबीसी कंपनी मेरी कंपनी के कितने शेयर्स खरीद लेती है, 51%। कितने शेयर्स खरीद लेती है, 51% शेयर्स। समझना, मैंने जब शेयर होल्ड करके रखे थे तो कितने शेयर होल्ड करके रखे थे, मेरे एग्जांपल कौन, 10%। लेकिन कब, जुलाई में। जुलाई के टाइम पे मैं एक इंडिविजुअल कंपनी थी और एबीसी कंपनी एक अलग कंपनी थी। आगे चलकर एबीसी कंपनी ने मेरी कंपनी के 51% शेयर खरीद ले और मैं क्या बन जाती हूँ, सब्सिडरी, और एबीसी कंपनी क्या बन जाती है, होल्डिंग। मतलब मैंने तो शेयर्स खरीदे ना। जनरल रूल बोलता है कि सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद सकती, लेकिन अलाउड है अगर उसने सब्सिडी बनने से पहले ही शेयर्स अगर खरीद के रखे हो, अलाउड है। सी वाला पॉइंट फटाफट पढ़ो। क्लियर है, पहले के भी 2 पॉइंट पढ़ो फटाफट। तो क्या कंपनी मेंबर बन सकती है, जनरल रूल। क्या कंपनी, एक कंपनी दूसरी कंपनी में मेंबर बन सकती है, हाँ। जबकि सब्सिडी कंपनी भी तो क्या है, कंपनी है ना, जबकि इसे होल्डिंग कंपनी में मेंबर बनने से रोका जा रहा है। ये एक्सेप्शन, और इसका भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का एक्सेप्शन मतलब क्या हो जाता है, कर सकते हो, पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव। उन्होंने कहा सब्सिडी कंपनी भी होल्डिंग कंपनी में मेंबर बन सकते, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट, पार्टनरशिप फर्म नहीं बन सकती। पार्टनरशिप फर्म क्योंकि लीगल पर्सन नहीं है तो उसे साफ साफ बोल दिया तुम मेंबर नहीं बन सकते। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी में बन सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए भी क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। क्योंकि हमें पता तो हो आपने क्या कर रखा है, रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है, हवा में पैसे दिए जा रहे हो, ठीक है। तो हमें सिस्टमैटिक तरीके से पैसे चाहिए। क्लियर है, नेक्स्ट हेडिंग क्या है, क्या सेपरेट आइडेंटिटी होती है, मेंबर बन सकते हैं, हाँ। सेक्शन 8 कंपनी समझते हैं, कौन सी, नॉट फॉर प्रॉफिट। क्या वो किसी और कंपनी में पैसे लगा के एज अ मेंबर बन सकती है, हाँ बन सकते, पैसा कमाना है ना। सेक्शन 8 कंपनी को बोला तुम पैसा कमा सकते हो, लेकिन एज अ डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को मत दो, लेकिन पैसा तो कमाओ, पैसा कमा के वापस से कंपनी में रीइन्वेस्ट करो। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, फॉरनर पैसा लगा सकता है, मेंबर बन सकता है, हाँ। बस थोड़े से रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, है ना। कौन से रूल फॉलो करने पड़ेंगे, फेमा आ जाता है, ठीक। यस, फॉरनर बिकम अ मेंबर, लेकिन सब्जेक्ट टू फेमा। फेमा के रूल्स रेगुलेशन आपको फॉलो करना पड़ेंगे। फेमा का फुल फॉर्म बताओ, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट।
क्योंकि उसमें बहुत सारी रूल्स रेगुलेशन है, बता के रखा है किस किस रूट से आ सकते हैं, ऑटोमेटिक रूट होता है, अप्रूवल रूट होता है, ऐसे बहुत खतरनाक रूल्स है। उन्होंने कहा अलाउड है, लॉ को फॉलो करो, दैट्स इट। बट ध्यान दो, इन द इवेंट ऑफ वॉर, समझ लो झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, कुछ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील पड़ा था, कुछ एनिमी कैरेक्टर पड़ा था। बताओ एनिमी कैरेक्टर क्या होता है? वो एनिमी कैरेक्टर, फॉर एग्जाम्पल इंडिया पाकिस्तान कभी भी लड़ सकते हैं हम लोग, है ना। तो पाकिस्तान की अगर कोई यहाँ पे कंपनी होगी, चलो पाकिस्तान को छोड़ो क्योंकि उसकी तो कंपनी भी बनने नहीं देंगे हम, है ना। चाइना की बात करते, चाइना की अगर बहुत सारी कंपनी यहाँ पर है, हमने चाइना के साथ क्या कर लिया, वॉर हो गई, तो भाई चाइना की कंपनी को हम क्या कह रहे हैं कि देखो हमारा इंडियन लॉ क्या बोलता है कि कंपनी अलग है ना, और कंपनी के मेंबर अलग है, लेकिन वॉर हो जाएगा, आप हमारे लिए एक एनिमी कैरेक्टर हो गए, हम भूल जाएंगे कि कंपनी अलग है, मेंबर है, आप हम लोग के लिए क्या है, एक ही हो। तो मतलब लीगल आइडेंटिटी हमने उसकी सेपरेट आइडेंटिटी छीन ली। जब हमने सेपरेट आइडेंटिटी छीन ली तो क्या बाहर का इंसान हमारे देश में फिर पैसे लगा सकता है? नहीं भैया, तुम्हारा हमारा झगड़ा चल रहा है। तो फॉरनर यस पैसा लगा सकता है, लेकिन अगर वो एनिमी कैरेक्टर में आता है तो फिर नहीं। उसे हम क्या बोलते हैं, एलियन एनिमी। एलियन मतलब वो वाला एलियन नहीं, ठीक है। वॉर जिनके साथ हो रही है उनकी बात हो रही है, ठीक है। हिज पावर ऑफ वोटिंग रिसीव नोटिस आर सस्पेंड कर दिया जाएगा। हम कुछ नहीं देने वाले, वोटिंग कुछ नहीं है उनके पास, क्योंकि अब हमें डर है कि भैया चाइनीज गवर्नमेंट क्या दे रही होगी, उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रही होगी कैसा कैसा काम करना है, वो वैसे फिर वोट देगी, हमारी कंपनी को बर्बाद, हमारी इंडिया की इकोनॉमी को बर्बाद करने के अगेंस्ट में हो गए डिसीजंस, ठीक है। चले, सब छीन जाएंगे, सारे जितने बेनिफिट मिल रहे हैं सेपरेट आइडेंटिटी होने के, वो सारी बेनिफिट्स छीन ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारा हमारा क्या चल रहा है, कंट्री के साथ झगड़ा चल रहा है। हमें क्या लगेगा कि आपकी गवर्नमेंट आपको गाइड कर रही है और आप उसके अकॉर्डिंग, आप अपने मन से नहीं दे रहे हो, भले ही वो अपने मन से सही डिसीजन दे रहे हो, लेकिन स्टिल भरोसा कैसे करें हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्या लिखा है, बन सकता है क्या? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट तो साफ साफ बोलता है कॉम्पिटेंट कौन है, मेजर, साउंड और नॉट डिस्क्वालिफाइड। मतलब मेजर बोल दिया ना, अगर माइनर के साथ किया तो हमारे हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट ही क्या है, गलत है, वॉइड है। आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकते हो। कंपनीज एक्ट ने क्या बोला, कर सकते हो थ्रू गार्जियन। कॉन्ट्रैक्ट भी यही बोलता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट भी क्या बोलता है, थ्रू गार्जियन करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, गार्जियन के ऊपर आएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आ जाइए, इन्होंने क्या बोल दिया, मेंबर इज नॉट, क्या लिखा है, सुई जूरिस, मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट। माइनर एक्चुअल में इंडिपेंडेंट है ही नहीं, उसका दिमाग अभी इतना डेवलप हुआ ही नहीं है। उसके डिसीजन क्या वो खुद लेता है क्या? नहीं। उसके डिसीजन कौन लेता है? उसके पेरेंट्स। तो साफ साफ बोल रखा है मेंबर इंडिपेंडेंट होना चाहिए ना, उसने अपने हिसाब से कंपनी के शेयर्स खरीदे होने चाहिए। हमारे हिसाब से तो भाई माइनर तो ये सारे काम कर ही नहीं सकता, तो हमारे हिसाब से भाई मेंबर भी ये बन सकता नहीं है। लेकिन कंपनी लॉ बोर्ड, आज के टाइम पे कंपनी लॉ बोर्ड का सब्स्टिट्यूट क्या हो चुका है, ट्रिब्यूनल, ठीक है। कोर्ट, CLB, ये सब जो भी टर्म्स आते हैं इसकी जगह का रिप्लेसमेंट हमारा ट्रिब्यूनल NCLT है। NCLT के अकॉर्डिंग उन्होंने साफ बोल रखा है अगर अग्रीमेंट करता है कोई भी माइनर मेंबर बनने के लिए तो प्लीज उसके बिहाफ में कौन आएगा, उसके लॉफुल गार्जियन आएंगे, उसके लॉफुल गार्जियन आएंगे। उसके साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कोई टेंशन नहीं है। तो माइनर डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, यस वो इनडायरेक्ट थ्रू गार्जियन कर सकता है। यहां तक चीज क्लियर है? आ जाइए, अगर शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं और शेयर ट्रांसफर करने वाला कौन है, माइनर है, ट्रांसफर किया जा रहा है शेयर इन द नेम ऑफ, इन द नेम ऑफ मतलब सॉरी ट्रांसफरी है। माइनर कौन है बच्चा हमारा, ट्रांसफरी, उसको मिल रहे एक्टिंग थ्रू, लेकिन वो किसके थ्रू काम कर रहा है, गार्जियन के थ्रू। तो हो सकता है सारी चीजें, कोई टेंशन नहीं है। एक केस का कंक्लूजन है द शेयर आर फुल्ली पेड। हमें टेंशन क्या है, हमें टेंशन क्या है कि शेयर की वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। माइनर के साथ हम क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे, कंपनी क्यों मना कर रहे हैं, क्योंकि वो लाइबिलिटी उस पर आएगी नहीं। साफ साफ हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी क्या बोलता है, माइनर को पार्टनर बना सकते हो क्या, बेनिफिट्स के लिए साफ बोलता है। मतलब जितने लॉ है वो सारे के सारे लॉ फेवर करते हैं। भाई सुनो, वो आपको अवेयर कर रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट मत करो। अगर करोगे तो माइनर का हमेशा क्या होगा, बेनिफिट होगा, आप उससे पैसा वसूल ही नहीं सकते। तो इन्होंने यहाँ पे बोल दिया एक माइनर है, एक माइनर है, उसको शेयर ट्रांसफर किया जा रहा है, मतलब माइनर क्या हो गया हमारा, ट्रांसफर। शेयर आर फुल्ली पेड, लेकिन वो शेयर क्या है, फुल्ली पेड है, कैन नॉट बी रिफ्यूज द ग्राउंड ऑफ द ट्रांसफर बीइंग अ माइनर। अगर कोई शेयर क्या है, फुल्ली पेड अप है, अब वो माइनर थ्रू गार्जियन आ रहा है, डायरेक्टली तो आना अलाउड ही नहीं है ना,
एक माइनर अप्लाई करता है थ्रू गार्जियन कि मुझे एज अ ट्रांसफर ये शेयर्स चाहिए, और वो शेयर्स क्या है, फुल्ली पेड है, तो कंपनी ये बोलकर नहीं मना कर सकती कि तुम माइनर हो, क्योंकि माइनर रीजन ही दे सकते, क्योंकि माइनर के साथ कौन आ गया है, गार्जियन आ गया है, और वो शेयर की वैल्यू क्या है, फुल्ली पेड है। अगर वो फुल्ली पेड नहीं, अगर वो पार्टली पेड है, तो क्या कंपनी मना कर सकती है? हाँ। क्या रीजन देगी कि कल को हम ये लाइबिलिटी रिकवरी नहीं कर पाएंगे, किससे मांगेंगे, क्योंकि माइनर के लिए तो हमेशा बेनिफिट्स की बात कर रखी है, लॉस होगा तो वो कभी पे नहीं करेगा। तो अगर पार्टली पेड है तो कंपनी रिजेक्ट कर सकती है, अगर फुल्ली पेड है तो कंपनी रिजेक्ट नहीं करेगी। अगर सिंगल माइनर आ रहा है तो रिजेक्ट कर सकती है, हाँ, क्योंकि अलाउड ही नहीं है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट की क्या हो जाएगा, वॉइड। कंपनी ने अगर कर भी लिया है तो भी क्या हो जाएगा, वॉइड माना जाएगा। आएगा तो गार्जियन के थ्रू आएगा, और अगर फुल्ली पेड है तो आप कंपनी भी मना नहीं कर सकती, क्योंकि वो क्या बोल के मना करेगी। अगर फुल्ली पेड है तो कंपनी मना नहीं करेगी, उसने सारे काम कर रखे हैं, गार्जियन के थ्रू आ रखा है, फुल्ली पेड है तो मना भी करेगी नहीं। लेकिन कंपनी के पास ऑप्शन है ना कि थ्रू गार्जियन है, अगर फुल्ली पेड की जगह क्या है, पार्टली पेड है, तो कंपनी चाहे तो क्या कर सकती है, एक्सेप्ट। लेकिन कंपनी को पहले ही वार्न किया जा रहा है, एक्सेप्ट करना है करो, लेकिन वार्निंग दी जा रही है कि आप बाकी रिमेनिंग अमाउंट आप उसे रिकवर करोगे नहीं। तो अगर इस कंडीशन को मानते हो तो आगे कंटिन्यू करो। चलो, कंपनी ने बोला, मैंने कंटिन्यू किया। आफ्टर अटेनिंग दी मेजोरिटी, अब हम क्या सोच रहे, माइनर है, मेजर हो गया, मेजर होगा तो पैसे दे देगा, ऑप्शन है उस माइनर के पास जो अब मेजर हो गया है। वो कह रहे मुझे नहीं पैसे देने, लेकिन अब वो मेजर हो चुका है, ठीक है, जब मेजर हो गया तो अब उसे एज अ मेंबर तो देने पड़ेंगे। लेकिन अगर वो कह रहे नहीं मुझे नहीं देना है, क्योंकि जब मैंने लिया था तब मैं माइनर था, तो तब उसे अपनी मेंबरशिप छोड़नी पड़ेगी। क्या ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? मैं अभी माइनर हूं, 10 साल का हूं, कंपनी चाहे कुछ भी कर ले, कुछ नहीं बिगाड़ सकती मेरा, मैं मेंबर रहूंगा, जितने डिविडेंड है मुझे सब मिलेंगे। 10 साल को डिविडेंड 11 में मिला, 12 में मिला, 13, 14 मिलता रहा। अब मैं मेजर हो गया, अब कंपनी ने बोला पैसे दे, मैंने क्या बोला, नहीं मैं नहीं दूंगा, मैं तो माइनर था जब मैंने लिया था। तो कंपनी बोलेगी अब आपको मेंबरशिप छोड़नी पड़ेगी। लेकिन क्या अब कंपनी कोर्ट में ये केस कर सकती है, यार बैठ के तो इतने सारे इसने डिविडेंड खा लिया? नहीं बोल सकती, क्योंकि वो एज अ माइनॉरिटी उसे क्या मिला था, बेनिफिट। अब मेजर होने के बाद उसकी मेंबरशिप छीन ली जाएगी और अब डिविडेंड भी मिलेगा नहीं। समझ में आया? पक्का ये वाला पैराग्राफ फटाफट रीड करेंगे। अब ठीक लग रहा है? अब ठीक लग रहा है यार, है ना? नहीं तो बुरा लगे, लेकिन डिविडेंड का पैसा गया, डिविडेंड में इतना तो जो गया वो सब गया। रीड करो फटाफट ये वाला हाइलाइटर। चलिए, तो कुछ नहीं लिखा, फटाफट लिखा है कि अगर माइनर क्या करता है, मेजोरिटी अटेंड करता है, और अगर उसकी इच्छा नहीं है मेंबर बनने की, तो साफ साफ वो क्या कर दे, रेपुडिएट कर दे, मतलब रिजेक्ट कर दे, रिफ्यूज कर दे, और कंपनी को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, वो मेंबर नहीं है। लेकिन कंपनी ये सोचकर प्लीड नहीं कर सकती, केस फाइल नहीं कर सकती किस चीज को लेके कि भाई इसने तो इतना सारा डिविडेंड खा लिया है, देना पड़ेगा, या फिर उसने फ्रॉडली मिसरिप्रेजेंट किया, ये सारे अब तर्क आप मत दीजिए, क्योंकि ये एज अ माइनॉरिटी उसे बेनिफिट मिला था। नेक्स्ट, इफ अ शेयर ट्रांसफर टू अ माइनर द ट्रांसफर विल रिमेन लाइबल। उन्होंने बोला भाई तुम क्या ट्रांसफर एज अ माइनर से कुछ वसूल सकते हो क्या? नहीं, फंसेगा कौन? ट्रांसफरर। तो इसीलिए उसे भी डर है कि भाई मुझे को सब पे करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टली पेड है, फुल्ली पेड है तो ट्रांसफर क्यों फंसेगा? कब फंसेगा? जब पार्टली पेड है। ठीक है, चलिए। इफ अ कंपनी नो इज माइनॉरिटी, कंपनी को पहले से उसकी माइनॉरिटी पता था, तो वो क्या कर सकता है? मे रिफ्यूज, मना कर देना, क्योंकि वसूल नहीं पाएगा। तो कंपनी के पास ऑप्शन है रजिस्टर करने से मना कर दे, अनलेस ट्रांसफर मेड थ्रू दी गार्जियन। अगर गार्जियन अगर डायरेक्ट आ रहा है तो हमेशा ही मना कर देना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। गार्जियन के थ्रू आ रहा है तो यस कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें पार्टली फुल्ली है तो ग्राउंड करने का कोई रिफ्यूज करने का कोई रीजन नहीं है। लेकिन पार्टली है तो ऑप्शन है कंपनी के पास, लेना है लो, नहीं लेना मत लो। अब वो कंपनी की प्रॉब्लम कि वो वसूल पाएगी नहीं, लेकिन मेजॉरिटी में ले सकती है क्या? हाँ, लेकिन उस तक का जो भी उसने बेनिफिट ले रखा है वो बेनिफिट अब वो उसे वापस रिकवर नहीं करेगी, वो उस माइनर का हो जाएगा। ये थी इतनी डिटेलिंग। रुक जाओ, अभी दिख रहा है? इंसॉल्वेंट एज अ मेंबर, वापस कंपिटेंट कौन होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए? पहला मेजर, साउंड और नॉट डिस्क्वालिफाइड।
इंसॉल्वेंट की बात करो, इंसॉल्वेंट मतलब डिस्क्वालिफाइड है बाय दी एक्ट, जो भी है आईबीसी एक लगता है वैसे तो, ठीक है। इंसॉल्वेंट एज अ मेंबर क्या लिखा है, अब समझना। इंसॉल्वेंट बंदा जिसका दिवालिया निकल चुका है, क्योंकि वो पैसे रिकवर नहीं कर हो पा रहा है उसके रिकवर, तो उसके लिए एक बंदे को अपॉइंट किया जाता है कि जाओ इंसॉल्वेंट से पैसे रिकवर करो। उस बंदे को हम क्या बोलते हैं, ऑफिशियल असाइनी, या फिर क्या बोलेंगे, रिसीवर। ऑफिशियल असाइनी वर्ड लिखेंगे या फिर रिसीवर। कॉन्सेप्ट समझो अभी, है ना, बाद में मार्क करना। मैं एक इंसॉल्वेंट हूं, अब मेरी जो प्रॉपर्टी है उसे बेच कर क्या किया जाएगा, पैसे रिकवर किए जाएंगे। तो होता क्या है, ट्रिब्यूनल ये काम एक ऑफिसर को देता है। उस ऑफिसर का नाम क्या होता है, ऑफिशियल असाइनी, या फिर उसे बोला जाता है रिसीवर, ठीक है। जो मेरे बिहाफ में पूरा पैसा वैसा प्रॉपर्टी बेच कर रिसीव करेगा, और ये पैसा मुझे नहीं मिलेगा, कहां जाएगा, क्रेडिटर्स को, जिनका भी लोन मुझे चुकाना है। इज दैट क्लियर। अब मैं एक इंसॉल्वेंट हूं, रजिस्टर में किसका नाम लिखा है, शेयर जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, रजिस्टर में किसका नाम लिखा है, मेरा लिखा है, ठीक है। शेयर्स को बेचेगा कौन, शेयर्स को बेचेगा कौन, ये ऐसा ही नहीं। क्यों, क्योंकि ट्रिब्यूनल ने इसको ऑर्डर पास कर दिया, कोर्ट से ऑर्डर क्या आ गया है कि भाई अब मेरी सारी प्रॉपर्टी में किसका हक है, इसका हक है, इसे बेचकर पैसे रिकवर करने का प्रोसेस कर रहा है, क्योंकि ये एक लेटर बना के उसको दे दिया होगा। अब मान लो इस बीच में कंपनी की होती है जनरल मीटिंग, जिसमें आता है वोटिंग करना। अब वोट करने का अधिकार किसको मिलेगा, मुझी को मिलेगा, क्योंकि मैं एक रजिस्टर मेंबर हूं, मेरा नाम रजिस्टर में है। अगर वोटिंग करने की बात आती है तो मैं वोट कर सकती हूँ, लेकिन अगर डिविडेंड मिल रहा है मुझे इस शेयर में, तो ये किसको मिलेगा, मुझे मिलेगा कि असाइनी को, असाइनी को, क्योंकि इस डिविडेंड का जो ये पैसा है ये मेरा एक तरीके से रिकवरी चल रही है ना बेटा। तो चलिए एक बार रीड करेंगे, रीड करिए। An insolvent may be a member of a company as long as he is on the register of member. जब तक रजिस्टर में नाम है तब तक मैं मेंबर हूं। अब असाइनर क्या करोगा, रिसीवर क्या करोगा, इसे बेचेगा। जब बेचेगा तो मेरा नाम हट गया, तो अब मैं नहीं हूं। लेकिन रजिस्टर में जब तक नाम है तब तक तो मैं हूं, और तब तक मेरे पास एक राइट भी है। कौन सा राइट है, वोटिंग। रीड करो, ही इज एंटाइटल्ड टू वोट, मेरे पास वोटिंग पावर भी है जब तक रजिस्टर में। बट लॉसेज ऑल द बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन दी शेयर द कंपनी विल पे डिविडेंड। सारे के सारे डिविडेंड का पैसा किसको मिलेगा, ऑफिशियल असाइनी को या फिर रिसीवर को। तो इन शॉर्ट, एज अ इंसॉल्वेंट क्या मैं कंपनी का मेंबर हूं, हाँ मैं तब तक मेंबर हूं जब तक रजिस्टर में मेरा नाम है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो बिकने वाली है ना, जब बिक जाएगी तब मैं नहीं हूं। और मेरे पास एक राइट भी बचा के रखा है मेरे लिए, वोटिंग राइट, जब तक रजिस्टर में नाम है। उसके बाद जो भी दूसरे राइट्स जो पैसे से रिलेटेड है, वो सारा का सारा चीज किसके पास जाएगा, ऑफिशियल असाइनी में। क्लियर है। नेक्स्ट हेडिंग बताओ, एचयूएफ। एचयूएफ एक ज्यूरिस्टिक पर्सन नहीं है, इसमें जो भी एक काम होता है एक इंसान करता है, दैट वाज कर्ता। ऑल्दो इट इज द पर्सन एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। अगर आप इनकम टैक्स एक्ट की डेफिनेशन में पढ़ोगे तो एचयूएफ को अलग से ज्यूरिस्टिक पर्सन मान के रखा है, लेकिन हमारा कंपनीज एक्ट इसको भाव नहीं देता। लेकिन कंपनीज एक्ट ना भी नहीं बोलता, कंपनीज एक्ट ना हाँ बोलता है, कंपनीज एक्ट ना ना बोलता है। कंपनीज एक्ट डज नॉट प्रोहिबिट द मेंबरशिप एचयूएफ, ना भी नहीं बोल रहा है उसकी मेंबरशिप को लेकर। इन शॉर्ट, क्या एचयूएफ एज अ मेंबर बन सकता है, उन्होंने कहा कंडीशन, उसका नाम ऐसा करता आएगा। एचयूएफ क्या किसी कंपनी में पैसा लगा सकता है, हाँ लगा सकता है, लेकिन उसका एक कर्ता जो होता है उस कर्ते के नाम से एज अ मेंबर वो बनेगा, एचयूएफ के नाम से वो बनने वाला नहीं है। तो ये कंडीशन है। रजिस्टर इन द नेम ऑफ ए एज अ कर्ता, एचयूएफ एज हेल्ड। वापस अगर मैं आपसे पूछती हूँ क्या एचयूएफ किसी कंपनी का मेंबर बन सकता है, आप बोलोगे कंडीशन है। एचयूएफ को लेकर कहीं कुछ मना नहीं किया है, लेकिन स्टिल हम थोड़ा सा सेफ साइड होना चाहती है कंपनी। तो सेफ साइड क्या है, कर्ता के नाम से होगा। अगर वो कर्ता के नाम से तो मान लिया जाएगा कि सारे जितने भी फैमिली मेंबर है उन सब का पैसा एज अ कर्ता उसमें लगा रहा है, तो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हम एचयूएफ का नाम ना रादर हम क्या लिखेंगे, कर्ता का नाम लिखेंगे, और कर्ता का लिखा है दैट मीन्स वो सारे एचयूएफ को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट, ये क्या लिखा है, पौनी समझते, प्लेज। वेरी गुड। प्लेज मतलब क्या होता है, गिरवी रखना, ठीक है। मॉर्गेज से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, डिफरेंस बहुत ही माइनर है। वो डिफरेंस यहां नहीं पढ़ोगे, वो आप जिगल में पढ़ोगे, पढ़ चुके हो। डिफरेंस समझ में आया, भूल गए। वेरी गुड। मूवेबल प्रॉपर्टी किसमें होती है, मॉर्गेज में क्या होती है, हाइपोथिकेशन में क्या होता है, पढ़ा है ना,
चलो माइनर डेफिनेशन है ना, माइनर डिफरेंस है, वो डिफरेंस मैं अभी नहीं बताऊं क्योंकि ये अभी टॉपिक मेरा वो नहीं चल रहा, नहीं तो वहां फंस जाओगे। ठीक है, अभी समझ लो प्लेज हो रहा है। ठीक है, शेयर्स को गिरवी रख सकते हो, हाँ रख सकते हैं। ठीक है, एक पाउनर होता है, एक पाउनी होता है। पाउनर कौन? गिरवी रखने वाला। पाउनी जिसके पास गिरवी रखा है। तो पाउनी जिसके पास गिरवी रखा जा रहा है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं बैंक का। ठीक है, मैं पाउनर, मेरा शेयर है, मैंने बैंक के पास क्या रखा है? गिरवी। तो वो क्या हो गया? पाउनी। बैंक क्या हो गया? पाउनी। शेयर की बात करें, शेयर मूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब मैंने शेयर को बैंक के पास रखा गिरवी, बैंक हो गया पाउनी। रजिस्टर में किसका नाम लिखा है? पाउनर का। क्या पाउनी मालिक बन गया क्या? पाउनी इज नो लीगल राइट, नो राइट ऑफ द फॉरक्लोजर। फॉरक्लोजर का मतलब बताओ? जब्ती करना। एक लीगल प्रोसेस होती है जिसमें उस प्रॉपर्टी को बेचकर पैसे रिकवर किए जाते हैं। तो उन्होंने क्या बोल दिया? नो राइट ऑफ फॉरक्लोजर। फॉरक्लोजर मतलब क्या? फॉरक्लोजर मतलब क्या? बेचना, एक लीगल प्रोसेस के थ्रू बेचना। ठीक है, एक लीगल प्रोसेस जिसमें शेयर को बेचे जाएंगे और बेचकर पैसा रिकवर करा जाएगा। तो इन्होंने क्या बोल दिया? पाउनी के पास क्या नहीं है? ये वाला राइट ही नहीं है। वापस लिखा है ना नो राइट ऑफ फॉरक्लोजर। क्या वो ऐसे बेच सकती है क्या? नहीं, फॉरक्लोजर वाला राइट है ही नहीं। मतलब मालिक हमेशा से मैं ही हूं, वो उसे बेच के रिकवर करेगा क्या? नहीं। मैंने उसके पास गिरवी रखा है, ये कहा है कि भाई मैं तुझे पैसे दे दूंगा, जिस दिन मैं पैसे चुका दूंगा वापस से मेरे शेयर्स मुझे दे देना। लेकिन अगर मैं नहीं चुका पाया तो क्या वो बेचने का राइट रखता है क्या? नहीं, ये वाला राइट ही नहीं है। ठीक, तो नेवर एब्सोल्यूट ओनर। तो पाउनी तो कभी भी एब्सोल्यूट ओनर है ही नहीं। तो पाउनर कंटिन्यू टू बी अ मेंबर। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, पाउनी क्या कंपनी का मेंबर है? नहीं। कौन है? पाउनर कंपनी का मेंबर है, वही एज अ कंटिन्यू करता रहेगा एज अ मेंबरशिप। ठीक है, चलिए रिसीवर सेम जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, ऑफिशियल असाइनी और रिसीवर पढ़ा था। किसके केस में? इंसॉल्वेंट के केस में। मुझे बताओ इंसॉल्वेंट मेंबर है? हाँ, जब तक रजिस्टर में उसका नाम है तब तक वो मेंबर है। अब मुझे बताओ रिसीवर मेंबर है क्या? नहीं है। उसके पास रिसीव करने का राइट आया है, वो भी ऑर्डर पास किया गया है, लेकिन वो कभी भी मेंबर बनता नहीं है। रिसीवर हुज नेम इज नॉट एंडर, क्योंकि रजिस्टर में उसका नाम नहीं है तो नॉट एक्सरसाइज मेंबरशिप राइट, कोई राइट ही नहीं उसके पास। अनलेस राइट आ जाएगा, दूसरे बेनिफिशियल राइट्स आ जाते हैं वोटिंग को छोड़कर, वोटिंग तो उसके पास आएगा। कौन सा? अगर उस कंपनी में प्रोसीडिंग चल रही है, उस पार्टी में कंपनी की तरफ से प्रोसीडिंग चल रही है एंड ऑर्डर दिया गया है, तो रिसीवर के पास क्या आएंगे? पावर आ जाएगी, मेंबरशिप के कुछ राइट्स आ जाएंगे, जैसे कि डिविडेंड रिसीव करना वगैरह वगैरह। तो ऊपर एक तरफ इन्होंने इंसॉल्वेंट बताया, एक तरफ रिसीवर, तो ये दोनों एक ही पार्टी होगी ना, एक ही ट्रांजेक्शन के पार्ट हो गए। इंसॉल्वेंट वो जिसका दिवालिया निकल गया, उसके ब्याह में रिसीवर। तो मुझे बताओ रियल ओनर कौन है? इंसॉल्वेंट। लेकिन सारे बेनिफिट्स किसको मिलेंगे? रिसीवर को। कब मिलेंगे? तब जब इंसॉल्वेंट हो गया, प्रोसीडिंग चल रही है और साथ में एक ऑर्डर में साफ साफ लिख दिया कि रिसीवर तुम्हें ये अब सारे काम करना है। क्लियर है? तो ये कंडीशन है तभी होगा। बिना ऑर्डर पास किए रिसीवर पहुंच जाएगा, नहीं नहीं मुझे पैसे दो। मान लो एक क्रेडिटर है, उसको पैसा नहीं मिल रहा है, वो कंपनी में जाके क्या दे देगा? धरना दे देगा कि भाई सुनो, ये वाला जो शिल्डर है इसका जितना डिविडेंड आएगा मुझे देना, क्योंकि इसने लोन नहीं चुका है। ऐसे वो बोलेगा क्या कंपनी दे देगी? नहीं, कोर्ट के द्वारा एक ऑर्डर पास होना चाहिए, तब जाकर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलने वाला। क्लियर है? हाँ, और रिसीवर मेंबर नहीं होगा। रिसीवर के पास दूसरे मेंबरशिप के राइट्स बाद में आ जाएंगे जब कोर्ट का केस और कोर्ट का ऑर्डर होगा। इसको रिप्लेस कर देना बाय द ट्रिब्यूनल। ठीक, नेक्स्ट क्या लिखा है? सोसाइटी। सोसाइटी को पर्सन ट्रीट किया गया है तो यस वो मेंबर बन सकता है। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? फिक्टिशियस मतलब क्या होता है? एग्जिस्टेंस में ही नहीं, गलत गलत नाम यूज कर रहे। मैं किसी और का नाम लेकर फिक्टिशियस नेम दे दिया और मेंबर दिखा रही हूँ, वो बंदा है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो पर्सन टेकिंग शेयर, गलत नाम से उसने कोई शेयर ले रखा है। द पर्सन हु टेक द शेयर इन द नेम ऑफ द फिक्टिशियस पर्सन बिकम, जिसने ये काम किया, जिसने हरकतें करी है, मतलब फ्रॉड चीटिंग कर रहा है। तो फ्रॉड चीटिंग कर रहा है तो वो फ्रॉड चीटर को क्या बोल दिया? तू तो मेंबर माना जाएगा और तेरी लाइबिलिटी भी होगी चुकाने की, और साथ में तेरे में अलग से केस चलेगा क्रिमिनल लाइबिलिटी का, और फ्रॉड का केस चलेगा सेक्शन 447। और सेक्शन 447 क्या बोलता है? भारी भरकम पेनल्टी, जो आप खुद रीड करने वाले हो। लास्ट, ट्रेड। ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन को क्या बोल दिया? पहले आप
रजिस्ट्रेशन करवाइए अपना ट्रेड यूनियन एक्ट में, फिर आप एज अ मेंबर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इनका खुद का जो भी एक्ट होता है रजिस्टर करवाना पड़ता है। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? ट्रेड यूनियन एक्ट में अगर वो रजिस्टर्ड है तो अलाउड है, अदरवाइज अलाउड नहीं है। ठीक है? पक्का? फटाफट